नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्थिति विद श्लोक में। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी अरब सागर में गिरने वाली 5 नदियां थीं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ से आपकी 5 नदियाँ थीं वो 5 नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि कौन सी नदी कहाँ से कैसे निकलती है। जिसमें अगर हम बात करें तो देखिए, ये मैंने 5 नदियाँ बनाई थी। ये आपकी जिसमें ये आपकी लूनी नदी थी, ये साबरमती नदी, ये माही नदी, ये नर्मदा नदी थी और नीचे आपकी ताप्ती नदी थी। ये 5 नदियाँ जो थी ये आपके अरब सागर में गिरती थी। जिसमें आपकी जो लूनी नदी थी, लूनी नदी की अगर हम बात करें तो ये आपके अरावली पर्वत श्रृंखला में एक नाग पर्वत था, वहां से निकलती थी और ये यहाँ पे आकर के कच्छ के रण में समाप्त होती थी। जबकि इसके अलावा अगर हम बात करें नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो आपके सतपुड़ा पर्वत रेंज की अगर हम बात करें, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत रेंज जहाँ मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसे ही छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के हिस्से में मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था अमरकंटक, तो अमरकंटक से वहाँ से निकलती है। और अगर अमरकंटक की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये अमरकंटक की जो चोटी है यहाँ से इस तरफ महानदी निकलती है, इस तरफ आपकी ये नर्मदा नदी, जबकि ऊपर से सोन नदी निकलती है। सोन नदी आपकी गंगा की सहायक नदी भी है, तो ये नदी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपकी है ताप्ती नदी, बैतूल जिले से निकलती है, आपके एमपी के बैतूल के पास से निकलती है। और यहीं अगर हम बात करें तो जो ये आपकी थी नर्मदा नदी, ये जब आगे बढ़ती है यहीं पे आपके जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है, जिसे अगर हम बात करें तो कपिलधार भी बोलते हैं। उसके अलावा जब आगे बात करते हैं तो जब ये गुजरात में प्रवेश करती है तो गुजरात में आपको याद होगा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के पास ही सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम साधु बेटा द्वीप है और साधु बेटा द्वीप पर ही आपकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची मूर्ति, अभी तक की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अभी तक की सबसे ऊंची आपकी मूर्ति है, सबसे ऊंची स्टेच्यू है। तो ये आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात थी, साथ ही साथ इसकी सहायक नदियों की हम लोगों ने बात की थी। आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे ये आपके पूर्वी क्षेत्र की। अगर हम बात करें तो देखिए, ये पूर्वी घाट है, ये मैंने आपको बताया था, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो ये था आपका अरब सागर, ये आपका हिंद महासागर, दिख रहा ना सभी लोगों को, और ये आपका था बंगाल की खाड़ी। देखिए, बहुत सी चीजें हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने कल जो सबसे अंतिम में अपना डिस्कस किया था वो मैंने आपको बताया था। देखिए, ये तो महानदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें जो आज अपने टॉपिक में पढ़नी है प्रमुख रूप से जो आपकी बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं, उसमें एक तो आपका महानदी है, इसके अलावा आपका गोदावरी नदी, गोदावरी के बाद आपकी अगर हमसे कोई पूछता है तो ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के बाद पेन्नार नदी, ये आपका कावेरी नदी, और इसके बाद सबसे अंतिम में जो हमें पढ़ना है ये है आपकी वेंगई नदी। तो देखिए, ये 6 नदियां प्रमुख रूप से हैं। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 6 प्रमुख नदियां हैं, अब कोई अगर हमसे पूछता है तो देखिए, ये आपकी गोदावरी, ये आपकी कृष्णा, कृष्णा के बाद पेन्नार, फिर आपका कावेरी और उसके बाद आपका वेंगई। ये 6 नदियां हमें पढ़नी है, प्रमुख रूप से 6 नदियां पढ़नी है। देखिए, अरब सागर आपकी जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में बहुत नदियां गिरती है। जैसे मैंने आपको बताया था, गंगा भी सबसे अंतिम अवस्था में आपकी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, गिर जाती है मुहाने पे। और उसके अलावा आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी आई थी वो भी यहाँ पे, जब गंगा और जब मेघना की बात हो रही थी, पद्मा और मेघना की बात मैंने बताया था कि हुगली के पास से गंगा 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो वो भी आपकी है। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत में जो हम लोग नदियां पढ़ रहे हैं वो प्रमुख रूप से 11 नदियां हैं, और उन 11 नदियों में 6 आपकी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि ये 5 नदियां आपकी, ये अगर 5 नदियों की बात करें तो ये आपकी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी, ये देखिए ये नदियां हैं। तो इसमें ये जो ब्लैक से मैंने बनाई हुई हैं
ये अगर ब्लैक की बात करें तो जो ब्लैक से बनी हुई हैं ये आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, जबकि अगर हम यहाँ से बात करें तो ये है आपकी महानदी, जो ब्लू से मैंने मेंशन किया है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं। अब ये साथ में इसलिए बनाने की वजह ये थी कि ये भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। महानदी की अगर हम बात करें तो ये भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये देखिए मैंने आपको बताया ये आपकी महानदी है, ये आपकी नर्मदा नदी है, जबकि ये आपकी सोन नदी है। तो आज जो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने कल आपको बताई थी गोदावरी नदी के बारे में, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गोदावरी नदी से। ये आपकी सबसे पहली है गोदावरी नदी। तो अगर हम बात करें गोदावरी के उद्गम स्थल की, तो गोदावरी का अगर उद्गम स्थल हम लोग पूछते हैं, कोई हमसे पूछता है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो याद रखिएगा नासिक शहर है। उद्गम शहर कहाँ है? महाराष्ट्र के पास एक नासिक शहर है। अगर गोदावरी की बात करें तो उद्गम अगर कहाँ है तो इसका उद्गम है नासिक। शहर की बात करेगा अगर, देखिए शहर जो है जनपद आपका वो है नासिक। नासिक में कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। तो एक चीज याद रखिएगा, नासिक से बात करने का रीजन एक ये है, आपको याद होगा कि गोदावरी नदी, अगर हम लोगों से कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है कि आपका कुंभ कितने स्थान पे लगता है, जो आपका 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ होता है जिसे हम लोग महाकुंभ बोलते हैं, तो यदि महाकुंभ की हम लोग बात करते हैं तो महाकुंभ प्रतिवर्ष 12 वर्षों में लगता है, मतलब प्रति 12 वर्षों में, हर 12वें साल में एक कुंभ लगाया जाता है। जबकि उसके अलावा आपका अर्धकुंभ प्रति 6 वर्षों में लगता है। 6 वर्षों के अंतराल पे अर्धकुंभ और 12 वर्षों के अंतराल पे कुंभ होता है। अब अगर बात करें सबसे रिसेंटली कुंभ की, तो आपके प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आपके किस नदी के किनारे है? संगम। संगम की अगर हम बात करें तो गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम है, तो संगम की नगरी बोलते हैं प्रयागराज को, हम लोग संगम की नगरी बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा कुंभ आपका जो नासिक शहर में लगता है, नासिक शहर कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कुंभ की बात करें, अगर जो तीसरा कुंभ है हमारा वो लगता है आपके उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड की बात करें, यहाँ आपका उत्तराखंड राज्य स्थित है। उत्तराखंड में हरिद्वार एक जगह है, हरि की पौड़ी हरिद्वार, वहां पे आपका लगता है। जबकि चतुर्थ की हम बात करें तो उज्जैन, जहां महाकालेश्वर जी का मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, वहां पे क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और क्षिप्रा नदी भी आपके एमपी के प्रमुख नदियों में से है। तो ये आपके कुंभ से रिलेटेड बात थी। अब बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर जी की। बात हमने इसलिए की क्योंकि ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई अगर है तो लंबाई इसकी है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर है। और इस कारण अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो दक्षिण का हिस्सा है, दक्षिणी भारत की गंगा, अगर हमसे कोई पूछता है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए गोदावरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा, ये सब गोदावरी नदी के उपनाम है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि गोदावरी नदी के जो कोई हमसे पूछता है कि वृहद गंगा किसे कहते हैं या आपकी बूढ़ी गंगा कौन है, तो वो आपकी गोदावरी नदी है। इसके अलावा कहां से निकलती है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा इसकी प्रमुख नदियों की, तो मैंने कल आपको बताया था कि यदि किसी भी, अगर आपसे कोई इसकी सहायक नदियों की बात करता है, इसकी कि सहायक नदियां कहाँ कहाँ हैं, तो और कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, तो जब भी सहायक नदी की बात करेंगे तो एक गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी में आपका गंगा, मतलब ज्यादातर गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उनके अंत में गंगा नाम आता है। अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो जो सहायक नदियां हैं, अगर हम सहायक नदियों की बात करते हैं तो सहायक नदियों में देखिए इसकी बात करें सबसे पहले तो आपकी वेनगंगा, दूसरी पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और सबसे अंतिम वर्धा। देखिए ये 5 इसकी प्रमुख नदियां हैं। 5 में हमें जो प्रमुख रूप से पढ़नी है, कौन कौन से पढ़नी है, वो आपकी वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा और इंद्रावती, ये 4 इसकी ज्यादातर सहायक नदियों की जब बात करते हैं हम लोग जो है गोदावरी नदियों की, तो ये 4 हम लोग पढ़ते हैं, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती और वर्धा। सबरी भी बाद में जोड़ा गया है, लेकिन 4 प्रमुख रूप से हैं।
तो अगर कोई हमसे पूछता है इसकी प्रमुख नदियां कितनी है, तो 4 हम लोग बताएंगे। अगर आपके ऑप्शन में 5 आता है तो आप 5 को ऐड करेंगे, क्योंकि सबरी भी इसकी सहायक नदियों में से है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक चीज, अब इसके अगर विस्तार की बात करें तो इसका जो गोदावरी नदी का विस्तार है, विस्तार की अगर हम बात करें तो कितने स्टेट में है। अगर हम प्रदेश की बात करें, मतलब राज्य की बात करें, तो लगभग 7 राज्यों में, 7 राज्यों में इसका विस्तार है। 7 राज्यों की अगर हमसे बात कोई पूछता है गोदावरी नदी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो 7 राज्यों में है। कौन कौन से हैं? अगर हमसे सबसे पहले बात करता है तो आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका कुछ भाग एमपी और छत्तीसगढ़ में है, कुछ भाग। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर ये नीचे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साथ अगर हम बात करें तो तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे की ओर तो कर्नाटका, और उसके अलावा ये हिस्सा, ये भाग महानदी से जो टच करता है उड़ीसा। तो अगर कोई हमसे पूछता है तो कितने राज्यों में इसका विस्तार है, इसका विस्तार जो है वो है आपके 7 राज्यों में। देखिए, और सबसे ज्यादा अगर हमसे कोई विस्तार पूछता है कि इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे है, तो गोदावरी नदी का सबसे ज्यादा विस्तार आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में लगभग 50% भाग में, महाराष्ट्र जो है गोदावरी नदी का लगभग 50% भाग जो है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये प्रवाहित होती है। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो लगभग 1%, केवल 1% ये कर्नाटका को केवल टच करती है। इसलिए अक्सर परीक्षा में कर्नाटका नहीं आता है। जब बात की जाती है तो एमपी, आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा की बात की जाती है, कर्नाटका की बात नहीं आती है। तो ये बिल्कुल अलग चीज है, इसलिए मैंने आपको बताया कि कर्नाटका में लगभग 1% भाग है इसका, जबकि सबसे ज्यादा विस्तार की अगर हम बात करें तो 50% भाग इसका जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये आपकी गोदावरी नदी की बात थी। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की अगर हम बात करेंगे देखिए, कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां से इसकी 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है, और ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे भारत की, अगर भारत देश की बात करते हैं तो भारत की आपकी दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर प्रथम नदी की बात करें तो प्रथम नदी कौन सी है, वो है आपकी गंगा। गंगा की लंबाई की अगर कोई हमसे बात करता है तो कितनी है, 2525 किलोमीटर, जबकि गोदावरी की है 1465 किलोमीटर। ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, सबसे पहले, क्योंकि हम लोग लंबाई ही पढ़ते हैं, और कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो है आपकी 1401 किलोमीटर। तो इसलिए अगर हम देखा जाए तो लंबाई की दृष्टि से कृष्णा नदी आपकी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और पूरे भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये चीज स्पेशल है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है आपकी गोदावरी नदी, जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है। तो अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी की अगर हम लोग बात करें, कृष्णा नदी कहां से निकलती है, तो ये भी आपके महाराष्ट्र से निकलती है। देखिए ये हिस्सा आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। कृष्णा नदी उद्गम कहां से है, अगर कोई हमसे राज्य पूछता है तो आपका राज्य है महाराष्ट्र। कहां है, महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से ये निकलती है। अगर गोदावरी नदी की कोई हमसे बात करता है प्रॉपर, अगर कोई कृष्णा नदी की अगर कोई हमसे बात करता है तो कृष्णा नदी की अगर बात करें तो ये आपकी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर के पहाड़ियों से निकलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कहां से, तो ये देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश के तट से, ये भी गोदावरी नदी भी आंध्र प्रदेश के तट से आपके जो है यहाँ बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है, जबकि कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो ये भी आपके आंध्र प्रदेश के तट से ही बंगाल की खाड़ी में निकलती है। जबकि अगर इसकी प्रमुख रूप से बात करें
तो जो मैंने अभी आपको बताया कि ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि पहली नदी आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अब अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जो इसकी सहायक नदी है, सॉरी सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं कि हमें जो पढ़नी है। देखिए यहां भी एक चीज याद रखिएगा कि अभी यहां भी हम लोग जब बात करेंगे कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी में भी कहीं ना कहीं आपके गंगा शब्द आएगा। कौन कौन सा गंगा है शब्द, तो एक तो आपका पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, और इसके अलावा माल प्रभा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी की अगर हम बात करें तो सबसे नदी है इंपॉर्टेंट कौन सी है, देखिए अलग मैंने कलर चेंज कर दिया, तुंगभद्रा नदी। अगर तुंगभद्रा नदी की हम बात करते हैं तो देखिए ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हमसे कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछता है तो कृष्णा नदी की जो ये आपकी कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की सबसे जो सहायक नदी है, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा नदी। तो ये सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि तुंगभद्रा नदी किसकी है, वो आपकी कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है। और ये इसकी लंबाई कितनी है, 1401 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल क्या है, आपके महाराष्ट्र से महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। अब देखिए अगर ये सहायक इसकी नदियां हैं, अब अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है, विस्तार की अगर हम बात करें, क्योंकि ये राज्य ही है, विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो जो कृष्णा नदी के आपका विस्तार है, कृष्णा नदी का विस्तार केवल आपका कहां कहां है, एक तो आपका महाराष्ट्र, दूसरा आपका कर्नाटका, उसके अलावा ठीक है तेलंगाना। तेलंगाना क्यों, देखिए मैं क्रम से लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि कर्नाटका तो मैंने पहले लिख दिया है। देखिए यहाँ अगर महाराष्ट्र की बात करें उसके बाद तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश, और ये नीचे कर्नाटका बॉर्डर है, तो ये टच करती है। और इसकी जो गोदावरी मैंने आपको बताया था कर्नाटका केवल 1% भाग, तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बिल्कुल भी ये कर्नाटका को टच नहीं करती है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से ही ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो 4 राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन से 4 राज्य हैं, सबसे पहले आपका महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, और नीचे यहाँ पे कर्नाटका। ये कर्नाटक की बात करें, अगर ये कर्नाटका है आपका, तो ये चीज कंफ्यूजन होती है लोगों को कि कर्नाटका कहाँ है ये, जबकि ये भाग आपका तमिलनाडु है, ये भाग आपका केरल है। अगर कोई 9 राज्य हमसे पूछता है सबसे पहले तटीय राज्यों में, तो 9 राज्य आपके गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे आपका ये केरल, फिर ये तमिलनाडु, ये भाग आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अगर ऊपर बात करें तो ये भाग आपका उड़ीसा, जबकि ये भाग आपका पश्चिम बंगाल। तो 9 आपके तटीय राज्य हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, वो आपके 4 हैं। तो टोटल अगर राज्य की बात करता है, ये मैं पूर्व में भी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार आपको मैंने बताया फिर से कि कभी कभी चीजें माइंड से मिस होती हैं, तो वो चीजें हमेशा डिस्कस करते रहना चाहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान। कभी कभी चीजें सुनते रहने से भी हमारे माइंड में बैठ जाती है, तो जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो वो चीज तुरंत हिट होती है कि सर ने तुरंत ऐसे बताया था। अब देखिए हम लोग बात करें तो इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पेन्नार नदी। क्यों, अगर क्रम से बात करें तो पेन्नार नदी पढ़ाने की एक वजह ये है, देखिए ऊपर से जब आप लोग नीचे आ रहे हैं, अभी मैंने आपको महानदी के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि केवल उद्गम स्थल मैंने आपको बताया था कि कहाँ से निकलती है। तो पेन्नार नदी की अगर हम बात करें तो पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो ये कर्नाटका है, ये भाग आपका कर्नाटका है, मतलब ये यहाँ तक की है कर्नाटक, और ये आपका केरल है। तो अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक से निकलती है। अगर कोई हमसे पूछता है कि आपकी पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, तो पेन्नार नदी कर्नाटका से निकलती है। कर्नाटका से कहाँ, नंदी पर्वत है कर्नाटका में। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको सारी पहाड़ियां में पढ़ा रहा था कि भारत के प्रमुख पर्वत जो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि नंदी पर्वत के बारे में बताया था। तो कहाँ से निकलती है, कर्नाटका के नंदी पर्वत से। उद्गम कहाँ है, उद्गम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले राज्य की बात करें कर्नाटक,
कर्नाटक में कहां से? नंदी पहाड़ी, नंदी की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। और अगर हम इसकी बात करें तो प्रमुख रूप से अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि अगर पेन्नार नदी की हम बात करें तो पेन्नार नदी का जो विस्तार है, पेन्नार नदी का विस्तार बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम राज्यों में है। तो ये चीज हमसे ज्यादा नहीं पूछी जाती है कि कितने राज्यों में, क्योंकि ज्यादातर ये कर्नाटका से होते हुए यहाँ आपका कुछ बॉर्डर, जैसे कर्नाटका है, कर्नाटक के बाद यहाँ कुछ भाग तेलंगाना में टच करते हुए यहाँ नीचे आपके तमिलनाडु के पास से ये नीचे निकल जाती है और अरब सागर के पास यहाँ मिल जाती है। तो इसलिए इसका विस्तार ज्यादा नहीं है। जबकि अब अगर इसके अलावा हम बात करें तो जिसके प्रमुख रूप से बात होती है सहायक नदियों की, तो अगर सहायक नदी को हमसे पूछता है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी नदी पढ़ें तो नदियों में सहायक नदियां उसकी जरूर पढ़ें। कोई भी नदी अगर आप पढ़ रहे हैं तो जैसे गोदावरी मैंने आपको बताया था, वेनगंगा, पेनगंगा जैसे बताया था, उसके अलावा दूध गंगा, पंचगंगा, कृष्णा नदी की, तो ये चीजें याद रखिएगा कि कृष्णा नदी और आपकी गोदावरी नदी, पहली बात तो ये क्योंकि दक्षिण की बहुत पवित्र नदियों में से ये है, और गोदावरी नदी सबसे प्रमुख नदियों में से है, क्योंकि इसके किनारे आपके मैंने बताया कि महाकुंभ का आयोजन होता है नासिक शहर में। अब हम बात करते हैं पेन्नार नदी की, तो पेन्नार नदी की अगर हम बात करें सहायक नदियों के, तो इसकी केवल 3 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी चित्रावती, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चित्रावती के अलावा पापग्नि और चेयारू, इसको लोग चिल्लारू भी लिखते हैं। इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो देखिए मैंने दोनों लिख दिया, एक चिल्लारू और एक चेयारू। अगर हमसे कोई पूछता है, देखिए इसकी सहायक नदी कौन सी? 3 इसकी प्रमुख रूप से सहायक नदियां कौन सी? एक तो आपकी चित्रावती, एक पापग्नि और एक चेयारू या चिल्लारू। और एक चीज और, अगर हमसे कोई पूछता है, देखिए पेन्नार नदी के सबसे खास बात क्या है, अगर विशेषता की हम बात करते हैं तो इन नदियों में तो सभी विशेषताएं हैं, लेकिन पेन्नार नदी अपने में कुछ अलग विशेष महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि पेन्नार नदी के ऊपर कृष्णा नदी है और पेन्नार नदी के नीचे कावेरी नदी है, मतलब कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में ये नदी बहती है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि कृष्णा नदी के नीचे कौन सी नदी निकलती है, तो कृष्णा नदी के नीचे कौन सी है? पेन्नार नदी। कावेरी नदी के ऊपर कौन सी नदी निकलती है? पेन्नार नदी निकलती है। तो इसलिए ये चीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण नदी आई है। क्यों? कावेरी नदी की अगर हम बात करें, कावेरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं। क्यों? सबसे पहले तो दो चीजें देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए सबसे पहले अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे, अगर कोई हमसे पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, देखिए मैंने ये आपको बताया कि दक्षिण भारत की गंगा, ये देखिए ये भी दक्षिण है और ये भी दक्षिण में है, क्योंकि गोदावरी नदी आपके जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र से हम लोग दक्षिण काउंट करने लगते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं राज्यों की तो राज्यों में जो तटीय राज्य है उसमें दूसरा आपका जो सबसे पहला राज्य गुजरात है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए ये आपकी जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कावेरी नदी जो है आपकी, कावेरी नदी कहां से निकलती है, तो ये आपके कर्नाटका से ही निकलती है। कर्नाटक में कहां से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कुर्ग जगह है, एक स्थान का नाम है कुर्ग, और कुर्ग में कहां से निकलती है? कुर्ग में ब्रह्मगिरी जो पर्वत है वहां से निकलती है। और क्या बोलते हैं इसको? सबसे इंपॉर्टेंट नदी। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? आपकी गोदावरी को। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो गोदावरी नदी, लेकिन जब दक्षिण की प्रॉपर कोई हमसे पूछता है कि आपके साउथ की सबसे पवित्र नदी कौन सी है या साउथ की गंगा किसे कहते हैं, तो साउथ की गंगा हम लोग कावेरी को कहते हैं, ना कि गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को आपके साउथ इंडिया की बोलते हैं, मतलब दक्षिण भारत की बोलते हैं, जबकि कावेरी नदी आपकी दक्षिण की गंगा बोली जाती है। अब देखिए बात करते हैं, मैंने वही चीज आपको ओरली बताई है, कौन सी? उद्गम की बात करें, अगर उद्गम की अगर हम बात करें, कौन सी नदी हम लोग पढ़ रहे हैं? कावेरी। कहां से निकलती है? सबसे पहले राज्य कर्नाटक, कहां से? जगह क्या है? कुर्ग स्थान। पर्वत कौन सा है? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर्वत है।
अब देखिए इसकी हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है, अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 801 किलोमीटर, जबकि ये देखिए 1465, 1401, और इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 600 किलोमीटर के आसपास का आंकड़ा है, लगभग 600 किलोमीटर। जो पेन्नार नदी है आपकी, कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो ये 801 किलोमीटर है। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि कावेरी नदी को सबसे पवित्र नदी क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, देखिए दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को, दोनों देखिए मैं साथ बता रहा हूं, अंतर दोनों आप साथ में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। दक्षिण की नदी, दक्षिण भारत की नदी, दोनों अलग अलग हैं। तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी, वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी नदी, और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। अब अगर इसकी हम बात करें तो देखिए कावेरी नदी अपने में एक सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण इसलिए है, महत्व की बात इसलिए, लेकिन हर नदी अपने में कुछ विशेषता रखती है, सारी नदियां अपने हिसाब से महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन अगर हम इस कावेरी नदी की बात करते हैं तो कावेरी नदी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर हम बात करते हैं कावेरी नदी की तो सबसे ज्यादा बात देखिए, अगर अभी मैंने आपको बताया था गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, और गंगा नदी भी कभी, गंगा नदी में पानी समाप्त नहीं होता है। क्यों? जब वहां गोमुख ग्लेशियर हिमनद से आती है, वो गंगोत्री से ग्लेशियर से, तो वहां प्रॉपर जो बर्फ पिघलती है और वहां से जो जल बहता रहता है, मतलब वो कंटिन्यू चलता रहता है। उसी तरीके से अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी में भी जल कभी सूखता नहीं है, प्रॉपर हमेशा इसमें आपकी गर्मी में भी ये जल पूरी तरीके से लबालब भरी हुई होती है। मतलब लबालब का मतलब यह है कि पूरी भरपूर मात्रा में इसमें जल प्रचुर मात्रा में होता है। अब अगर इसकी बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी आपकी विशेषताओं की बात कर रहा हूं, कावेरी नदी आपकी एकमात्र ऐसी नदी है, अगर कावेरी नदी की हम बात करें तो कावेरी नदी आपकी एकमात्र ऐसी नदी है जो 3 बार 2 भागों में, मतलब 2 धाराओं में बंटती है। जैसे यहां बात करें तो एक पार्ट ये यहां से ये भाग हो जाती है ऐसे, फिर यहां से, तो एकमात्र ऐसी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है। और 2 धाराओं में जब विभाजित होती है तो इन्हीं के पास 3 द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका श्री सैलम, श्री रंगपट्टनम और श्री समुद्र सेलम। तो ये 3 इसकी योजनाएं हैं। और समुद्र सेतु समुद्रम योजना अक्सर हम लोगों को बताया जाता है कि शिव समुद्रम योजना जो है वो कावेरी नदी के किनारे, मतलब तट पे चलाई जा रही है। तो जो 3 भागों में जब इसकी 3 बार 2 धाराओं में ये टूटती है तो वहां पे 3 नदी द्वीप बनाती है। कौन कौन से? देखिए अगर हम बात करें तो एक तो आपका श्री सैलम, श्री सैलम। अब देखिए एक चीज, इसे श्री सैलम भी बोलते हैं, ये आपका एक है, ठीक है। अगर यहां बात करें तो देखिए जैसे ये मैंने बताया आपको, दूसरे की अगर हम बात करें शिव समुद्रम, ये है। और इसके अलावा अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरी कौन सी है? शिव समुद्रम, श्री सैलम और श्री समुद्र सैलम। ये इस पे जो 3 जो योजनाएं हैं, मतलब ये 3 योजनाएं इस पे चलाई जाती हैं। जब ये 3 भागों में, 3 जगह 3 भागों में डिवाइड होती है तो वहां पे तमिलनाडु के पास में, ये तमिलनाडु के पास में ही है, तो वहां पे जब 3 भागों में ये टूटती है, 3 भागों का मतलब ये है कि 3 बार, मतलब एक ही नदी है 3 बार 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो वहां पे अगर हम बात करें तो वहां पे इसकी जो 3 आपकी प्रमुख द्वीप बनाती हैं, एक तो आपका श्री सैलम, शिव समुद्रम और श्री समुद्र सैलम, ये 3 योजना बनाती हैं। और दक्षिण की गंगा भी हम लोग इसे ही कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके विस्तार की, अगर हम बात करते हैं तो इसका विस्तार देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया कि ये आपका कर्नाटका है। कर्नाटक के अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। उसके अलावा ये बात करें तो तमिलनाडु। तो इन राज्यों में, 2 राज्यों में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है, तो ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भाग कुछ केरला है। तो अगर कोई हमसे विस्तार की बात करता है तो इसका विस्तार कहाँ है? सबसे पहले आपका कर्नाटका, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, केरला, और ये देखिए यहाँ आपको पता होगा कि जब तमिलनाडु के पास ही आपको पुडुचेरी, आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका पुडुचेरी,
एकमात्र ऐसी नदी है जो आपके केंद्र शासित प्रदेश से भी बहती है। तो सबसे अंतिम अवस्था में तमिलनाडु के पास से ये आपके जो है या ये आपका जो बंगाल की खाड़ी का भाग है, नीचे आपका हिंद महासागर है, इस भाग में टच करती है और यहीं पे जाकर के मुहाना बनाते हुए समाप्त हो जाती है। तो ये आपकी कावेरी नदी की बात है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे अंतिम नदी हमारी जो है वो है वेंगई नदी। अगर हम लोग वेंगई नदी की बात करते हैं, हमसे कोई पूछता है वेंगई नदी कहाँ है, वेंगई नदी का विस्तार कहाँ से है, तो ये आपकी वर्सानन की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? ये आपकी यहाँ से वर्सानन की पहाड़ियाँ हैं, ये आपके केरला राज्य के पास ये जो नीलगिरी के पर्वत मैंने आपको बताए थे, अनाईमुड़ी चोटी और इसके अलावा नीचे कार्डिमम की चोटी मैंने आपको बताया था। तो ये यहाँ से आपकी वर्सानन की पहाड़ी है, वर्सानन की पहाड़ी से निकलती है वर्सानन पर्वत। तो अगर राज्य की हम बात करेंगे तो राज्य देखिए यहाँ पे केरला और इस तरफ तमिलनाडु दोनों बॉर्डर टच करते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं तो केरल, केरल की बात करते हैं। कौन सी पहाड़ी है? वर्सानन पर्वत यहां से आपकी निकलती है। कहां से? तमिलनाडु के पास से वर्सानन की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये केरला और तमिलनाडु दोनों, क्योंकि कभी कभी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर ये जो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ थी, क्योंकि वो तमिलनाडु में भी क्षेत्र आता है, आपके केरला में भी क्षेत्र आता है और वहीं पे वर्सानन पर्वत है, तो यहाँ से निकलती है। इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें तो कोई भी इसकी सहायक नदी नहीं है, लेकिन ये आपकी सबसे छोटी नदियों में काउंट की जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो लगभग देखिए, ये जो नदियों की लंबाई की बात करें तो ये लगभग आपकी जो है 258 किलोमीटर है। ये जो सभी भी लंबाइयां हैं ये आपकी लगभग में आंकड़े हैं इसकी। और अगर इसकी हम बात करें तो ये आपकी पाक की खाड़ी में समाप्त होती है, पाक में नहीं, पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो आपका ये है, पीओके ये है, लेकिन ये यहाँ आपके याद होगा पाक की खाड़ी है, तो यही आपकी पाक की खाड़ी में गिर करके समाप्त हो जाती है। तो ये आपकी प्रमुख नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महानदी की, अगर हम बात करें तो महानदी कहाँ से निकलती है? ये सबसे अंतिम में, इसीलिए मैंने इसको रोका हुआ था कि जो आपकी ये नदियां कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको महानदी के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे अंतिम है आज की हमारी महानदी। अब देखिए महानदी की अगर हम लोग बात करते हैं, ये देखिए आपकी महानदी है, अगर हम लोग महानदी की बात करते हैं तो ये कौन सी चोटी है? ये मैंने अभी आपको बताया था कि अमरकंटक की चोटी, मैकाल पर्वत के पास एक अमरकंटक की चोटी है, जहां से आपके अगर पश्चिम की बात की जाए तो नर्मदा नदी निकलती है, पूर्व की बात करें तो महानदी नदी, जबकि ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोन नदी निकलती है। ये तीन नदियां निकलती हैं। और किस क्षेत्र में निकलती है? अगर हमसे कोई पूछता है कि जो आपकी महानदी है, महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी एक सिंघवा क्षेत्र है, मतलब मैकाल पर्वत के पास एक सिंघवा क्षेत्र है, यहां से आपकी निकलती है। तो महानदी के अगर उद्गम की बात करें, अगर कोई हमसे उद्गम पूछता है, उद्गम कहाँ है? अमरकंटक। राज्य कौन सा? एमपी। अमरकंटक के सिंघवा क्षेत्र से निकलती है। अगर कोई हमसे पूछता है कि कहां से निकलती है, अमरकंटक के सिंघवा क्षेत्र से निकलती है। और अगर हम इसकी नदी की भी बात करें, महानदी की भी अगर हम बात करें तो महानदी की भी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है। तो ये इसकी बात है। अब विशेषता की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका विस्तार अगर हम बात करें तो एक विस्तार, अगर हमसे कोई पूछता है इसका विस्तार कहाँ है, तो देखिए दो चीजें हैं। एक तो आपका ये जो मैकाल पर्वत है, ये आपका देखिए एमपी का कुछ भाग आता है, एमपी के बाद यहाँ छत्तीसगढ़ का भाग आता है, छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ नीचे ये आपका उड़ीसा है, और कुछ भाग आपका पश्चिम बंगाल है, मतलब कुछ भाग पश्चिम बंगाल में टच करता है। और जो पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार उड़ीसा में है। उड़ीसा, महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, जब शोक की बात आती है, हम लोग शोक अक्सर बात करते हैं, तो शोक क्या है ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जहां पे जिस नदी की वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो और किसी जन मन की हानि हो, मतलब जन धन
जन धन और उसके अलावा संपदा। संपदा की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संपदा की हम लोग बात करते हैं। जन की बात करें तो जन में जो लोग भी श्वास लेने वाले हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्राणी हो, इन सभी की बात करते हैं। उसके अलावा धन संपदा जो होती है, धन तो होती ही है, धन की हानि क्योंकि जब चीजें होती हैं। और संपदा की बात करें तो प्राकृतिक संपदाओं में जैसे खेल तिलहन ये सब नष्ट होता है। उसके अलावा वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष भी नष्ट हो जाते हैं। बाढ़ में सब जो है, बाढ़ जब होती है तो उसमें जब पानी की अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो पेड़ पौधे अक्सर सड़ने लगते हैं। उसके अलावा धन की भी हानि होती है क्योंकि बिल्डिंगें भी खराब हो जाती हैं, उसको रिपेयर करने में बहुत पैसा लगता है। तो ये बात थी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी केवल जो प्रमुख नदी है, प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो केवल 3 इसकी प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो एक आपकी तेल है। देखिए तेल को ये मत समझिएगा कि कैरोसिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि तेल अक्सर जब बात होती है, क्योंकि यहाँ पे जब झारखंड का क्षेत्र आता है वहां आपके अभ्रक और कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। वो आपकी दामोदर नदी है जिसे भारत का रूर भी कहते हैं। तो ये चीज होती है, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, महानदी और दामोदर नदी में कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज नहीं होती है। जबकि इसकी जो सहायक नदी है वो आपकी देखिए, एक तो आपकी तेल है, इसके अलावा अगर हंसदेव और अरपा, ये 3 देखिए बहुत अजीब नाम है, तो ये चीज कंफ्यूज मत होइएगा कि एक तेल है, एक हंसदेव है, एक आपकी अरपा, ये 3 इसकी केवल सहायक नदियां हैं जो है किसकी, ये महानदी की है। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के सिंगवा क्षेत्र से निकलती है, सॉरी काल पर्वत के सिंगवा क्षेत्र से निकलती है। और इसके विस्तार की मैंने अभी आपको बात बताई। तो ये आपका एमपी, फिर आपका छत्तीसगढ़, ये आपका उड़ीसा, यहाँ आपका झारखंड है, इस तरफ आपका बिहार है, लेकिन बिहार में इसका विस्तार नहीं है। झारखंड, उड़ीसा और ये आपका वेस्ट बंगाल है। तो इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जो है ये 3 इसके प्रमुख नदियां हैं। कभी कभी शिवनाथ भी बोल देता है, लेकिन शिवनाथ अक्सर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं। लगभग पूरे भारत की नदियां आपको पढ़ा दी गई हैं। अब आपकी जो पूर्व की नदी है, केवल आपकी जो दामोदर नदी बची है। अब देखिए यहाँ 2 चीजें मैं पढ़ाऊंगा। क्या? दामोदर नदी के साथ में ही आपको जब मैं डिस्कस करूंगा तो दामोदर नदी के साथ, अभी मैंने जब माउंटेन रेंज में पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने एक चीज रोकी हुई थी, कौन सी? नदियों के आधार पे आपके हिमालय पर्वत का विभाजन कैसे हुआ है। तो नदियों के आधार पे जो आपका हिमालय पर्वत का विभाजन हुआ है, एक वो मतलब दामोदर नदी और नदियों के साथ नदियों के द्वारा हिमालय पर्वत का विभाजन, ये 2 चीजें मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करके वो वीडियो मैं आप सभी को प्रेषित कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप लोगों का नदियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि भारत में जो प्रमुख रूप से नदियां हैं वो कितनी है। 11 नदियां हैं। अगर बात करता है अरब सागर की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में 11 नदियां हैं। 6 नदी आपकी अरब सागर की और 6 नदी आपकी बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है, जबकि 5 नदियां आपके अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में भी जो लूनी नदी है वो आपके कच्छ के रण में आकर के समाप्त हो जाती है। यहाँ कच्छ का जो दलदल है वहां समाप्त हो जाती है। उसके अलावा माही नदी, और ये सभी नदी जो ये नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही नदी, ये सभी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी मतलब ज्वाराभिमुख का निर्माण करती हैं, और ये सभी अपने मुहाने का निर्माण करती हैं और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। केवल वेंगई नदी ऐसी है जो पाक की खाड़ी में गिरती है। तो ये आज का डिस्कशन था। आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग अपनी राय आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और क्लास के डिस्कशन मतलब क्लास का जो भी रिव्यूज होता है वो जरूर से जरूर बताया करिए, जिससे मुझे भी एक प्रेरणा मिलती है कि इस क्लास में क्या ऐसी कमी रह गई जो अन्य क्लास में ना हो और आगे उस कमी को दूर किया जा सके। कुछ टेक्निकल फॉल्ट ये हो सकता है क्योंकि कभी कभी लाइट का फ्लक्चुएशन होता है, तो लाइट के फ्लक्चुएशन की वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है केवल जो आपके नैनो सेकंड होते हैं, केवल वो नैनो सेकंड का क्षण मात्र होता है जो आपका डिस्प्ले ए केवल 0.01 मतलब नैनो सेकंड, आप समझ ही सकते हैं कितना होता है।
तो केवल उस समय के लिए केवल फ्लक्चुएशन की वजह से लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी यहाँ पे टेक्निकल संबंधी कोई भी समस्या नहीं है। इसके अलावा क्लास के रिव्यूज जरूर से जरूर दीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों का इस समय रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, क्योंकि अभी सेकंड फेज की लिस्ट आ चुकी है और सेकंड फेज के भी एग्जाम 26 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन सभी छात्रों को उनके एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत टफ नहीं आ रहा है, केवल आपके सोचने की क्षमता पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर केवल आपको थोड़ा सा घुमा देता है। और स्पेशली ध्यान दीजिएगा अगर रीजनिंग की बात करें, क्योंकि रीजनिंग की सीरीज इस समय हमारी ब्रेक चल रही है, रीजनिंग की सीरीज को स्टॉप लेकर के हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ रहे हैं, लेकिन रीजनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो रीजनिंग में एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज और नंबर सीरीज, जो तीन चीजें हैं, क्योंकि ये सीरीज में चीजें आ रही हैं। अल्फाबेट सीरीज में आपका जो एक वर्ड दिया है उसको ऐसे लिखा जाता है, तो ये चीज आपको दी गई है, कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है, और उसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट, ये सभी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। लगभग 7 से 8 नंबर आपके हर एक, अगर किसी भी शिफ्ट का एग्जाम अगर आप उसका रिव्यू देखें तो 6 से 7 नंबर की आपकी अल्फाबेट सीरीज और केवल सीटिंग अरेंजमेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्लोर बेस्ड पजल और नंबर बेस्ड पजल आपकी ये आ रही है, तो 10 नंबर का रीजनिंग आप जो मैंने द्वारा आपको पढ़ाया गया बहुत इजी मेथड से, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया कुछ स्पेशल लेकर, तब तक सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।